चलिए, पर्यावरण अध्ययन का हम ब्लॉक 1 का हम खंड उपासना जी रीड कीजिए गैसीय चक्र। गैसीय चक्र। आइए हम पहले कुछ सबसे महत्वपूर्ण गैसीय चक्रों का अध्ययन करते हैं, जो है जल, कार्बन और नाइट्रोजन चक्र। जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जल जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक है। औसतन किसी भी जीव के देहभार का 70% भाग जल होता है। मतलब किसी भी जो प्राणी है उसका जो बॉडी का जो वेट होता है उसमें 70% वाटर होता है। यह एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कारक है जो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्यों का निर्धारण करता है। अन्य सभी तत्वों का चक्रण भी जल पर निर्भर करता है, क्योंकि यह विभिन्न चरणों में उनके परिवहन का साधन प्रदान करता है और जीवों द्वारा उनके अंतर्ग्रहण के लिए विलायक माध्यम का भी कार्य करता है। विलायक मतलब घोलने के लिए, जो घुल जाए। जल पृथ्वी की सतह के लगभग 70% भाग को घेरे है। यह ये तालों, नदियों और महासागरों में पाया जाता है। सिर्फ महासागरों में ही नहीं, पृथ्वी पर उपस्थिति कुल जल का 97% भाग निहित है। शेष में से अधिकांश ध्रुवीय हिम और ग्लेशियरों में हिमीकृत है। मतलब ध्रुवीय हिम जो दोनों साइड हमारे पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ग्लेशियर में बर्फ के रूप में है। 1% से भी कम जल नदियों, तालों और जलभरों में मीठे पानी के रूप में उपस्थित है। फिर भी पृथ्वी के कुल जल का यह नगण्य भाग सभी प्रकार के स्थलीय और जलीय जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जल की भूमिगत आपूर्ति भी है। सतह के निकट की मृदाएं भी विलुप्त मात्रा में जल के भंडारण का कार्य करता है। पृथ्वी पर जल महासागरों, भूमि और वायुमंडल के द्वारा गति करते हुए चक्रण करता है। महासागरों का जल वायुमंडल में वाष्पन के द्वारा जाता है। वायुमंडल से जल वर्षा अथवा हिम के रूप में वर्षण द्वारा महासागरों और भूमि पर आता है। वर्षा और पिघली हिम का जल भूमि से या तो वाहजल द्वारा, सरिताओं और नदियों से और उपसतही भूजल से महासागरों में जाता है, अथवा वाष्पन द्वारा भूमि से और पादपों द्वारा वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। पादप की पत्तियों से जल का वाष्पन द्वारा वापस वायुमंडल में चला जाता है। यह चक्र सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होता है, जिसमें समस्त सौर ऊर्जा की लगभग 1/3 ऊर्जा, लगभग 10 × 10⁻20 ग्राम जल के, जो कुल जल का लगभग 0.004% होता है, चक्रण में अपव्यय डिसिपेट हो जाती है और यह हर समय चक्र में घूमती रहती है। पृथ्वी का शेष जल, जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, शीत भंडारण, ग्लेशियरों और हिम के रूप में बद्ध है। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन सतत जल चक्र पर निर्भर करता है, लेकिन मानवीय क्रियाकलाप वायुमंडल को इस हद तक प्रदूषित करके पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं कि वर्षा के पैटर्न परिवर्तित हो रहे हैं और यह बदलाव लंबी अवधि तक सूखे का, जो कि अफ्रीका जैसे देशों में वर्षों तक जारी रहता है, तथा दूसरी तरफ जबकि यूएसए और भारत जैसे देशों में विनाशकारी बाढ़ों का कारण बन रहा है। मतलब कहीं पे भी सीमित वर्षा नहीं होती, कहीं पे ज्यादा होती है तो कहीं पे कभी कम हो जाती है, कहीं सूखा भी पड़ सकता है। ये बहुत बढ़िया आप आपके उपासना जी ने अच्छे समझाया और रीड भी किया अच्छे से। परिस्थिति तंत्र से होकर जल की गति के प्रमुख पथों को दर्शाता है ये वाटर साइकिल, जिसको हम बोलते हैं वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, द्रवण, ये आप मृदा जल है ना, और ये जो हम पेयजल जिसको नदियों के माध्यम से पढ़ते हैं। तो अब आगे भी रीड करेंगे उपासना जी, या और कोई बच्चे किसी आगे रीड करेंगे? कार्बन चक्र, ये अभी जल चक्र इन्होंने बताया था, ये भी जो इन्होंने रीड किया था वो क्या था? गैसीय चक्र। गैसीय चक्र में हमने जल चक्र पढ़ा, ठीक है, ये जल चक्र इन्होंने पढ़ा। अब क्या पढ़ना है हमें? कार्बन चक्र। कार्बन चक्र पढ़ना है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तुलना में कार्बन वायुमंडल का एक अल्प घटक है। यद्यपि जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कार्बन वह तत्व है जो समस्त कार्बनिक पदार्थों को, कोयले और तेल से लेकर डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल,
वह यौगिक जो आनुवंशिक सूचना का वहन करता है। कार्बन के बगैर जीवन संभव नहीं है क्योंकि यह पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेटों कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन के लिए अनिवार्य है। पादप इस प्रक्रिया के लिए अकार्बनिक कार्बन डाइऑक्साइड और जल का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उपयोग करते हैं। इसी क्रिया में वायुमंडल में ऑक्सीजन निर्मुक्त है। कार्बन सभी सजीवों की निर्माण इकाई है। यह प्रोटीनों का घटक है जो कि निर्माण इकाई के होते हैं और लिपिडों का भी, जो सभी पदार्थों और जंतुओं की प्लाज्मा झिल्ली को बनाते हैं। कार्बन महासागरों और यहाँ तक कि चट्टानों की भाग चूंकि एक गतिमान है, कार्बन ये आपने पढ़ा उपासना जी? एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, आप अभी म्यूट हो जाइए क्योंकि अभी ना थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, एक सेकेंड के लिए। ओके। चलिए, कार्बन चक्र अभी तक जिसमें को समझ में आया है वो हैंड रेज करेंगे, और जो रीड करना चाहेंगे इसमें कोई है? प्रीति जी या वंश, मुंशी, काजल, मुस्कान, आप में से कौन है जो हैंड रेज करके रीड करना चाहते हैं? प्रीति जी रीड करोगे आप? यस सर। हाँ जी, आपने रीड करना है कार्बन चक्र। अभी उपासना जी ने रीड किया है, आप इसको अगेन रीड कीजिए। कार्बन चक्र हाँ जी। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तुलना में कार्बन वायुमंडल का एक अल्प घटक है। यद्यपि जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, कार्बन वह तत्व है जो समस्त कार्बनिक पदार्थों को कोयले और तेल से लेकर डीएनए, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक अम्ल, वह यौगिक जो आनुवांशिक सूचना का वहन करता है, स्थिर रखता है। कार्बन के बगैर जीवन संभव नहीं है क्योंकि यह पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन के लिए अनिवार्य है। पादप इस प्रक्रिया के लिए अकार्बनिक कार्बन डाइऑक्साइड और जल का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उपयोग करते हैं और इसी प्रक्रिया में वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नियुक्त करते हैं। कार्बन सभी सजीवों का निर्माण इकाई है। यह प्रोटीनों का घटक है जो जीवन की निर्माण इकाई होते हैं और लिपिडों का भी, जो सभी पादपों और जंतुओं की प्लाज्मा झिल्ली को बनाते हैं। कार्बन महासागरों, वायु और यहाँ तक कि चट्टानों का भी भाग है। चूंकि पृथ्वी का एक गतिक स्थान है तथा कार्बन में स्थिरता नहीं बल्कि निरंतर गतिशीलता रहती है। कार्बन चक्र में कार्बन चित्र 2.10 यह तो कार्बनिक अथवा अकार्बनिक रूप में हो सकती है। अधिकांश अकार्बनिक डाइऑक्साइड कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक बंद कार्बन परिस्थिति तंत्र के अजैविक और जैविक दोनों घटकों में पाया जाता है। यह जीवित अथवा मृत जीवी जीवाश्मों, ईंधनों, शैलों में, अल्प निक्षेपों में, जल में विलय अथवा वायुमंडल में वितरित पाया जाता है। कार्बनिक और अकार्बनिक रूपों के बीच में सतत दो तरफ कार्बन का प्रभाव होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का एक तरफा वायुमंडल और जीवों के बीच और दूसरी तरफ वायुमंडल और महासागरों के बीच विनिमय होता रहता है। कार्बन चक्र कार्बोहाइड्रेट ऑक्साइड CO2 गैस पर आधारित है। थलीय परिस्थितिक तंत्रों में CO2 वायुमंडल तथा जलीय परिस्थितिक तंत्रों में यह जल से निष्कासित होती है। महासागरों में वायुमंडल की तुलना में 50 गुना अधिक CO2 होती है और यह एक प्रमुख कार्बन भंडारण सिंक का कार्य करते हैं और इस प्रकार वायुमंडलीय कार्बन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्री प्रजातियां प्रकाश संश्लेषण के समय कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देती हैं। वायुमंडलीय भंडार से कार्बन हरे पादपों में जाता है, फिर जंतुओं में और अंत में उनमें आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों पर शोषण की प्रक्रिया होती है। सीधे वायुमंडल में जाता है अथवा जीवाणुओं
कवकों और अन्य सूक्ष्म जीवों में जाता है और उत्सर्जित अपशिष्टों और जीवों की मृत्यु के बाद उनकी काया के अपघटक से वापस वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। कार्बन चक्र वायुमंडल CO2 के स्तर को प्रकाश संश्लेषित अंतर्ग्रहण के बावजूद भी 0.32% पर बनाए रखता है। सामान्य क्रम में कार्बन पर्यावरण में उतनी ही तेजी से वापस पहुंच जाती है जितनी तेजी से निकलती है। कार्बन चक्र सुनिश्चित करता है कि वायुमंडल में CO2 स्वीकार्य स्तर पर बनी रहे। यह स्तर फिर जीवन के रहने के लिए तापमान को अनुकूल करता है। यदि कार्बन चक्र द्वारा अत्यधिक कार्बन निमुक्त हो जाए तो वायुमंडल ठंडा हो जाएगा और यदि वायुमंडल में अधिक कार्बन मिला दिया जाए तो तापमान अधिक गर्म हो जाएगा। सर आगे पढ़े। बहुत बढ़िया, आपने रीड किया, प्रीति जी ने रीड किया था अभी। अब मैं किसी और को वेलकम करता हूँ। कोई और आगे हैं इसको रीड करने के लिए? ललिता जी रीड करेंगे आप? यस सर। हाँ जी, भूमंडलीय कार्बन चक्र। अभी कार्बन के बारे में इतना ज्यादा विशाल बताया। कार्बन कितना विशाल है। कार्बन जो है जैविक अजैविक हर घटकों के रूप में है। कार्बन के बिना जीवन भी संभव नहीं है। जिस प्रकार से बताया गया, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है और नाइट्रोजन की अधिक है, और उससे भी अत्यधिक कार्बन है। कार्बन हमारा किस तरल, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में हमें कार्बन को मिलता है। ठीक है, कार्बन का हम चक्र पढ़ रहे हैं। कार्बन, इससे पहले हमने जल चक्र पढ़ा, कार्बन चक्र का भूमंडलीय चक्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ललिता जी आप भूमंडलीय कार्बन चक्र को रीड करें। यस सर, स्टार्ट करें सर। हाँ जी, हाँ स्टार्ट। भूमंडलीय कार्बन चक्र यस पढ़िए। सर। कुछ कार्बन एक दीर्घकालिक चक्र के प्रवेश कर जाती है जिसे भूमंडलीय कार्बन चक्र कहते हैं। इस चक्र में कार्बन कार्बनिक तत्व के रूप में दलदल को पीट परतों और भूगर्भीय में अथवा अघुलनशीलता कार्बोहाइड्रेट जैसे कि अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में विभिन्न समुद्रीय समीपों में जल तंत्रों के तलीय अपसादों में संचित हो जाता है। यह अपसादों कार्बन अपसादी सैलों जैसे चूना पत्थर और डोलोमाइट के परिवर्तन हो जाते हैं। गहरे महासागरों में यह कार्बन लाखों वर्षों तक दबा रह सकता है, जब तक कि कोई भूवैज्ञानिक गति इस सैलों को समुद्र तल पर ऊपर नहीं ले आए। यह सैल अपरदन द्वारा अदभासित होकर अपने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को सरिताओं और नदियों में निर्मित कर देते हैं। कठोर जल सामान्यतः कभी न कभी चूना पत्थरों से प्रभावित होता है और इनके कार्बोनेट को ग्रहण कर लेते हैं, जो जल को उबालने पर पात्र में फर के रूप में जगह हो जाता है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कार्बन चक्र के भाग हैं, जो अपने कार्बन यौगिकों को अनेक वर्षों बाद नियुक्त कर सकते हैं। ये जीवाश्म ईंधन कार्बन यौगिक हैं जो अपघटित होने से पहले दब गए थे और फिर समय और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा ठोस अथवा द्रव हाइड्रोकार्बन ईंधनों में रूपांतरित हो गए। जब जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो उसमें भंडारीय कार्बन CO2 चित्र 2.10b के रूप में वापस वायुमंडल में नियुक्त हो जाते हैं। वर्तमान में भूमंडलीय कार्बन चक्र में वायुमंडल में CO2 की अधिक सामंद्रिय दिखती है। इसके परिणाम स्वरूप होने वाली जलवायु परिवर्तन के परिघटक वर्तमान में प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में सबसे अग्रणी है, जिसका विश्व सम्मान कर रहा है। जी सर आगे भी पढ़े। जी, बहुत बढ़िया। अभी रुकिए, ललिता जी आपने इतना रीड किया, अब इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ललिता जी इसको? सर नहीं, वो वायुमंडलीय कार्बन में पादपों अपनी जीव मात्रा यौगिक दिया जाता है। पादपों उन्हें खाने के लिए इस प्रकार से ये जो है ये चक्रण बनाया गया है। ठीक है, कार्बन का भी चक्रण है, जैसे हम जल चक्र और वायु चक्र और इस प्रकार से पढ़ते हैं।
तो ये इस प्रकार का है, ठीक है जी। किस प्रकार Yes. से महासागरीय कार्बन अपघटक जीवाश्म, जिस प्रकार से बताया गया है कि कार्बन क्या होता है, द्रव्य, जल और ठोस अवस्था, तीन अवस्थाएं पाई जाती है, उस प्रकार से उसका उत्सर्जन होता है, ठीक है। ये पूरा इसका समझना होगा। नाइट्रोजन चक्र पढ़ते हैं। नाइट्रोजन चक्र पढ़ने के लिए कौन पढ़ेंगे? ललिता जी आप पढ़ेंगे, कोई और, मैं किसी और से पूछूं? सर मैं पढ़ूं? हाँ चलिए आप पढ़िए, नाइट्रोजन चक्र पढ़िए। नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो सभी सजीवों के उत्कटों की निर्माण इकाई है। यह सभी प्रोटीन का भारानुसार 16% भाग बनाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की अतः आपूर्ति है, लेकिन इसके तत्कालीन प्रकार को अधिकांश सजीवों द्वारा सीधा उपयोग नहीं किया जा सकता। नाइट्रोजन के यौगिकीकरण की आवश्यकता होती है, यानी यह पादप द्वारा ग्रहण किए जाने से पहले अमोनियो नाइट्रोजन अथवा नाइट्रोएट में परिवर्तन होता है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन यौगिकीकरण 3 भिन्न तरीकों से होते हैं। कुछ मुक्ति जीवन जीवाणु और निहिलता शैवालों जैसे द्वारा एविना, स्पाइरुलिना और सहजीवों जीवाणुओं जैसे राइजोबियम द्वारा मनुष्य द्वारा औद्योगिक प्रक्रियाओं उपकरण कारखानों के प्रयोग से कुछ मात्राओं में बिजली कड़कने और गर्ज जैसी वायुमंडलीय घटक से। जैसे कि आप चित्र 2.11 में देख सकते हैं, नाइट्रोजन किसी भी समय भिन्न खंडों अथवा फूलों के वृद्ध रहती है। वायुमंडल, मृदा और जल और जीवित जीवों में बार बार होने वाली गर्ज वायुमंडल गैसीय नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट में परिवर्तन कर देती है, जो फिर वाष्प के द्वारा पृथ्वी की सतह पर और फिर मृदा में पादपों द्वारा उपयोग के लिए पहुंच जाती है। यद्यपि अधिक महत्वपूर्ण कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया आयन NH+4 में यौगिकीकृत करने में सक्षम होते हैं। इनमें मुक्त जीव नाइट्रोकरण जीवाणु जैसे वायुमंडलीय एरोबिक हेट्रोबैक्टीरिया और अवायुजीवों क्लोरोडियम और सहजीवी नाइट्रोकरण जीवाणु जो फलदार पादपों की मूल ग्रंथियों में रहते हैं। उदाहरण राइजोबियम तथा नीलहरित सेल। उदाहरण एनीविया स्पाइरुलाइना सम्मिलित है। अमोनिया आयन को कुछ पादपों द्वारा प्रत्यक्ष रूप में नाइट्रोजन के स्रोतों के रूप में ग्रहण किया जा सकता है अथवा वैश्वीकरण जीवाणुओं के दो समूह द्वारा नाइट्रोट अथवा नाइट्रेट में ऑक्सीकृत किया जा सकता है। नाइट्रोसोमोस जीवाणु अमोनिया की नाइट्रेट में रूपांतरण करते हैं। नाइट्रेट को फिर जीवाणु नाइट्रोबैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में रूपांतरण कर दिया जाता है। मृदा में जीवाणु द्वारा स्वयंसिद्ध नाइट्रोट को पादप ग्रहण करके अमीनो अम्लों में परिवर्तन कर देते हैं, जो प्रोटीन के निर्माण इकाइयां हैं। ये फिर परिस्थिति तंत्र के उच्चारण पोषी स्तरों पर जाते हैं। उत्सर्जन के समय और सभी जीवों के मृत्यु होने पर नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में मृदा में वापस आ जाती है। मृदा में तथा महासागरों में भी कुछ विशेष विनाइट्रीकरण जीवाणु उदाहरण सुमोसना होते हैं, जो नाइट्रोजन नाइट्रेट को तत्कालीन नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देते हैं। वह नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन वायुमंडल में वापस चली जाती है और इस प्रकार यह चक्र पूरा हो जाता है। प्रकृति नाइट्रोजन चक्र में मानवीय हस्तक्षेप के कारण नाइट्रोजन एक प्रदूषण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड के रूप में बन गई है और इससे वायु में नाइट्रोजन का संतुलन बिगड़ सकता है। बहुत बढ़िया। आपने एक सेकेंड, ये कुछ ना ललिता जी पीछे ना कुछ छूट रहे हैं, जैसे ज्वालामुखी नाइट्रोजन जितना महत्वपूर्ण है, ज्वालामुखी महत्वपूर्ण है ना। ये ये बॉक्स को भी रीड कर लेते हैं। करूं? हाँ जी हाँ, ललिता जी रीड कीजिए।
ज्वालामुखी भी नाइट्रोजन के महत्वपूर्ण स्रोत है। सर्दियों से इसमें अल्प मात्रा में नाइट्रोजन का निःसृतीकरण होता रहा है, जिससे वायुमंडल में नाइट्रोजन भंडारण के सहयोग मिला। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिकीकृत करने में सूक्ष्म सहजीवी जीवाणु, फलदार पादपों जैसे फलियों, मटरों, अल्फाल्फा आदि की जड़ियां, ग्रंथियों रहते हैं। कृषि के परिस्थिति तंत्र में लगभग 200 प्रजातियों की फलियों प्रभावी रूप में नाइट्रोजन यौगिकरण करती हैं। गैर कृषि तंत्रों में कुछ 12,000 प्रजातियां हैं, सायानोबैक्टीरिया से लेकर ग्रंथीय पादपों तक, जो नाइट्रोजन यौगिकरण करती हैं। जी, अब आप म्यूट कर सकते हैं। ओके। अभी ललिता जी ने कहाँ तक रीड किया है? यहाँ तक रीड किया है। अवसादी चक्र नहीं पढ़ा है ना? कार्बन चक्र पढ़ लिया, नाइट्रोजन चक्र पढ़ लिया, ठीक है जी। कुछ उपासना जी ने पढ़ा था, कुछ ललिता जी ने पढ़ा। हमने ये सारा जल चक्र भी पढ़ लिया। जल चक्र, गैसीय चक्र में हमने जल चक्र से स्टार्ट किया, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र और कार्बन चक्र, भूमंडलीय कार्बन चक्र। अब अवसादी चक्र पढ़ना है। नाइट्रोजन चक्र पढ़ लिया, अब है अवसादी चक्र। अभी हम रीडिंग की क्लासेस ले रहे हैं, इसको समझाने का भी काम करेंगे रिवीजन जब होगी तो। अब मैं देख रहा हूँ कौन किसने रीड करना है। मानसी जी, आप रीड करोगे? यस सर। हाँ, अवसादी चक्र आपको मतलब बुक है आपके पास या सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है आपको? डिस्प्ले से ही पढ़ूंगी सर। ठीक है, ओके, ठीक है, रीड कीजिए। अवसादी चक्र रीड कीजिए मानसी जी। अवसादी चक्र फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम वसादिक चक्र के माध्यम से प्रचारित होते हैं। सल्फर कुछ हद तक माध्यमवर्ती होते हैं, क्योंकि इसके दो यौगिक हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड सामान्य रूप से अवसादिक चक्र में गैसीय घटक मिलते हैं। अवसादिक चक्र में सम्मिलित तत्व सामान्यतः वायुमंडल से होकर चक्रण नहीं करता है, लेकिन प्रवाह के मूल परिवर्तन को अपराधन, अवसादन, पर्वत निर्माण ज्वालामुखीय क्रिया और समुद्री पक्षियों के उत्सारित तत्वों द्वारा जैविक परिवहन को अपनाता है। सल्फर चक्र वायु, जल और भूपर्टन के बीच स्वायत्तता को प्रदर्शित करने का एक अच्छा उदाहरण है, अतः इसका सापेक्षिक वितरण दिया गया है। सल्फर चक्र अल्प गैसीय प्रवासन के अतिरिक्त अधिक अवसादीय होता है। जैसे कि पहला बताया गया है, बड़ा सल्फर भंडार मर्द में और अवसादों में निहित है, जहां यह कार्बन, कोयला, तेल और मिट्टी तथा अकार्बनीय पाइराइड शोल और सल्फर शोल निष्पेक्षों में सल्फेट, सल्फाइडियो तथा कार्बन सल्फर के रूप में बंधा है। सॉरी सर, मेरे को ना साफ नहीं दिख रहा डिस्प्ले में। अभी मैं किसी और को वेलकम करता हूँ। कौन रीड करेंगे अब मैं करूंगा। कपिल जी रीड करोगे? कपिल या काजल, कौन रीड करेंगे? कौन रीड करोगे बताओ यहाँ से। काजल जी, काजल रीड करोगे? मैं एक सेकंड चेक करता हूँ, यहाँ से चेक कर लेता हूँ। जिन्होंने हैंड रेज किया है मैं उनको अनम्यूट करके बोलता हूँ, आप रीड करो। ओके, हाँ जी, इन्होंने है किशन जी रीड करेंगे। ठीक है, किशन जी का नाम बिल्कुल टॉप पर है, किशन जी।
यस सर, मैं रीड करता हूँ जी। जी। यह शैलो के अपक्षय, अपारदनीय वायुजल और कार्बनिक तत्व के जीवाणुओं और कवकों द्वारा अपघटन से निर्मुक्त होकर थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में लवण मिलने में ले जाया जाता है। सल्फर गैसीय रूपों से हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड में अल्प मात्राओं में वायुमंडल में पाया जाता है। अतः यह एक छोटा रिजर्वायर यानी भंडारण है। सल्फर का वायुमंडल में अनेक स्रोत जैसे ज्वालामुखी के फटने, जीवाश्म ईंधन के दहन, महासागरों की सतह से और अपघटन द्वारा निर्मुक्त गैसों से प्रवेश होता है। वायुमंडलीय हाइड्रोजन सल्फाइड भी सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 में अक्सरित हो जाती है यानी मिल जाती है। वायुमंडलीय SO2 निर्बल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के रूप में वर्षा जल में घुलकर पृथ्वी पर वापस आ जाती है। पादपों द्वारा सल्फर को सल्फेट यानी S4+2 के रूप में ग्रहण किया जाता है, जो स्वपोषी ऊतकों के प्रोटीन में अनेक उपचायी प्रक्रियाओं द्वारा सल्फर धारण करने वाले एमिनो अम्ल में समावेशित हो जाते हैं। फिर सल्फर चराई की आहार श्रृंखला में चली जाती है। जीवित जीवों में बद्ध सल्फर वापस मृदा में तालाबों और झीलों के तलों में और सागरों में उत्सर्जन तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के अपघटन द्वारा ले जाई जाती है। वायु जीवी यानी ऑक्सीजन में स्थितियों में कवक जैसे एस्परजिलस और न्यूरोपोरा तथा आयुजीवी यानी ऑक्सीजन मुक्त स्थिति में जीवाणु जैसे एरिशिया और प्रोटियस व्यापक रूप से प्रोटीन के अपघटन के उत्तरदायी होते हैं। द्वितीयक अनुक्रम सेकेंडरी सक्सेशन तब होता है जब किसी क्षेत्र में समुदाय अत्यधिक उल्लेखित हो जाता है यानी ज्यादा वो मिल जाता है। किशन जी एक सेकंड जी, आपने भी एक सेकंड रुको, आपने कहाँ तक रीड किया सर? ये द्वितीयक अनुक्रम चल रहा है सर। ये पढ़ रहे थे क्या आप? किशन जी आप ये पढ़ रहे थे? सर वो गलत चला गया था, पेज चिपका था, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी सर। पारिस्थितिक अनुक्रम है पढ़ना है ना? जी 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 ठीक है, मैं अभी आपने बहुत अच्छा रीड किया किशन जी, आपने कल भी रीड किया था, मैं अभी किसी और को बुलाना चाहता हूँ। ठीक है, आपकी रीडिंग भी अच्छी है और समझ में भी आता है सबको, बहुत अच्छा। अबे मानसी जी और मलिक जी है ना? मलिक जी रीड करोगे? हाँ मलिक जी आप रीड करो। पारिस्थितिक अनुक्रम को रीड करना है 2.7। अभी इससे पहले कुछ प्रश्न उत्तर भी आए हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं, गलत सही गलत है ना, ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं अगर आपने इसको अच्छे से सुना है। तो अब हम इसको करेंगे एक साथ, रिवीजन भी क्लास करेंगे। तो हम रीडिंग कर रहे हैं, तो जो भी आपके डाउट हैं, जो भी प्रश्न उत्तर हैं, कुछ ऐसी चीजें समझ में नहीं आई है, सब का उत्तर हम देंगे। अभी आप पारिस्थितिक अनुक्रम को पढ़ें। समुदाय एक जैविक समुदाय भी कहलाता है। जैविक समुदाय को किसी नियत स्थान परस्पर क्रिया करने वाले समष्टियों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैविक समुदाय पारिस्थितिक तंत्र को प्रदर्शित करता है और एक गतिशील इकाई की तरह कार्य पोषी स्तर, ऊर्जा प्रवाह और पोषकों की चक्रण प्रणाली होती है, जैसा पहले वर्णित किया जा चुका है। अक्सर पूर्व में सर हमारा ये पेज नहीं है, ये वाला फोल्ड हो रहा है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। समुदाय अपने सामान्य विकास के दौरान प्रगामी परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। समय के साथ किसी क्षेत्र में समुदाय की कुछ जीवों में अथवा प्रजातियों में अथवा निवासियों में परिवर्तन या फिर उनके विस्थापन की क्रमिक प्रक्रिया सामुदायिक विकास की
अथवा अधिक पारंपरिक रूप से पारिस्थितिक आपका एक सेकेंड। अभी अभी जो है मलिक जी का है ना नेटवर्क इशू आ गया। किसी और ने रीड करना है? आप बहुत अच्छा पढ़ रहे थे लेकिन आपका बीच में नेटवर्क से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। कोई बात नहीं, कपिल तिवारी जी हैं यहाँ पे, उनको मैंने कहा था रीड करने के लिए। जिन्होंने रीड नहीं करना अपना हैंड डाउन कर लीजिए। सर हम रीड करेंगे, ये हमारे पापा की आईडी है। हाँ ठीक है, एक काम करना है, आपने थोड़ा सा ऊपर से रीड करना है, ठीक है? तो वो 3 चीज रीड करने को बोल रहा हूँ आपको मैं। एक तो आपने पारिस्थितिक अनुक्रम पढ़ना है, समुदाय एक जैविक समुदाय भी कहलाता है, ठीक है? यहाँ से 2.7 पारिस्थितिक अनुक्रम है ना, इसको रीड करना है, ठीक है? दूसरा क्या करना है, ये साथ में एक ना बॉक्स है साथ में, यद्यपि अनुक्रम का अंत चरम समुदाय की स्थापना के साथ होता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि केवल भी आपने रीड करना है, ठीक है? रीड ऐसे करना है, पहले एक पैराग्राफ को, फिर नीचे, फिर इस बॉक्स को। चलिए। परिस्थितिक अनुक्रम समुद्र एक जैविक समुद्र भी कहलाता है। जैविक समुद्र को कभी नियत थोड़ी सी त्रुटि हो रही, थोड़ी सी त्रुटि। समुदाय होता है ना, समुदाय, कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं। ओके सर 1 मिनट रुकना, यहाँ पे शोर हो रहा है। पारिस्थितिक अनुक्रम पढ़ने वाले थे, कहाँ गए? चलिए अभी जो है मैं आपको किसी और को बुला रहा हूँ, नसीमा जी को बुला रहा हूँ, ठीक है जी? मीनाक्षी जी, नसीमा जी रीड करोगे आप? जी सर। जी। हाँ, पारिस्थितिक अनुक्रम। समुदाय एक जैविक समुदाय भी कहलाता है। जैविक समुदाय को किसी नियत स्थान परस्पर क्रिया करने वाली समष्टियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैविक समुदाय पारिस्थितिक तंत्र के सजीव भाग को प्रदर्शित करता है और एक गतिशील इकाई की तरह कार्य करते हैं, जिसमें पोषी स्तर, ऊर्जा प्रवाह और पोषकों की चक्रण प्रणाली होती है, जैसा पहले वर्णित में किया जा चुका है। जैविक समुदाय अपने सामान्य विकास के दौरान प्रगामी परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। समय के साथ किसी क्षेत्र में समुदाय के कुछ जीवों में अथवा प्रजातियों में अथवा निवासियों में परिवर्तन या फिर उनके विस्थापन की क्रमिक प्रक्रिया सामुदायिक विकास अथवा अधिक पारंपरिक रूप से पारिस्थितिक अनुक्रम कहलाती है।
पारिस्थितिक अनुक्रम के लिए कालक्रम व्यापक विलुप्ति के बाद लाखों वर्ष का अथवा कुछ दशकों, उदाहरण के लिए वनों की आग के बाद का हो सकता है। पारिस्थितिक अनुक्रम के प्रकार। नसीमा जी ये भी पढ़ लीजिए, ये यद्यपि जो लिखा हुआ था बॉक्स भी। जी सर। यद्यपि अनुक्रम का अंत चरम समुदाय की स्थापना के साथ होता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि चरम समुदाय स्थायी होता है। इसमें भी परिवर्तन होता है, लेकिन धीमी गति से होता है। भले ही जलवायु स्थिर हो, लेकिन यदि समुदाय में किसी कारण से और बाधा पड़ जाए तो इसमें तेजी से परिवर्तन होता है। सर आगे बढ़े यहाँ से। पारिस्थितिक अनुक्रम। हाँ जी, पारिस्थितिक अनुक्रम के प्रकार, ये नसीमा जी पढ़िए इसको भी। जी। पारिस्थितिक परिवर्तन काफी अनुमेय और क्रमिक होते हैं। किसी पारिस्थितिक समुदाय के भीतर प्रजाति संयोजन समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि कुछ प्रजातियां अधिक प्रभावी हो जाती हैं, जबकि अन्य का अस्तित्व क्षीण हो जाता है। जब समुदाय समय के साथ विकसित होता है, वनस्पतियां बड़ी हो जाती हैं और समुदाय अधिक स्थापित हो जाता है। अनुक्रम की यह चरम अवस्था काफी स्थिर होती है और यह चरम समुदाय कहलाता है। पारिस्थितिक अनुक्रम में सम्मिलित है प्राथमिक और द्वितीय अनुक्रम। सर आगे भी पढ़े। ठीक है, यहाँ तक अभी आपको थोड़ा बहुत रीडिंग से ही आपको जो रीड कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा, नसीमा जी ने भी बहुत अच्छा रीड किया है। तो आगे कोई और रीड करना चाहेंगे? इतने लोगों ने हैंड रेज किया है, मैं जिनको बोलता हूँ फिर वो रीड नहीं करते हैं। आप जब हैंड रेज करें इट मीन्स कि आप रीड करने हैं। नसीमा जी आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ, अब मैं किसी और को बताता हूँ कि कोई और रीड करें। शिवम जी रीड करोगे? जीनत जी हैं? क्लास को सुन रहे हैं? जो क्लास को सुन रहे हैं, जीनत जी हो या कपिल। चलिए दोबारा हम बुलाते हैं प्रीति जी को, ठीक है? हेलो। हाँ प्रीति जी आप रीड कीजिए प्राथमिक अनुक्रम। प्राथमिक अनुक्रम तब आरंभ होता है जब कोई नया क्षेत्र जिसमें पहले कोई भी पारिस्थितिक समुदाय नहीं था में पादपों और जंतुओं का समूहन हो जाता है। यह भूस्खलन या लवा के कारण नव उद्भासित शैलों सतहों पर हो सकता है। अतः प्राथमिक अनुक्रम वह होता है जहां पहले कोई समुदाय अस्तित्व में नहीं था, जैसे कि शैलीय दृश्य, नए बने डेल्टा, बलू डिब्बे, ज्वालामुखियां, द्वीप और लवा प्रवाह से बना स्थान। प्राथमिक अनुक्रम के विकास को दर्शाने के लिए उदाहरण के लिए मैं एक मॉडल का तौर पर अनवृत्त शैलों पर प्रवेश और उपनिवेशन है। प्राथमिक अनुक्रम पहले लाइकेनों के प्रवेशों से आरंभ होता है, जो अनवृत्त शैलों पत्थरों पर आकार वहां समूहन कर सकते हैं। यह लाइकेन एक बार प्रकीर्णन के विभिन्न तरीकों से प्रवेश कर लेते हैं। लाइकेन अनवृत्त शैलों पर अपने दृढ़ तथा जल की तलाश करने वाले कवकीय घटक के द्वारा आश्रय कर लेते हैं और पहला समुदाय बनाते हैं, जिसे अक्सर बहुत उपयुक्त रूप से अग्रणी समुदाय कहा जाता है। चित्र 2.13 लाइकेन मृदा निम्रित करते हैं और निर्बल अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो धीरे धीरे शैलों सतह का क्षय करता है। जैसे जैसे कार्बनिक उत्पादन और बालू के कण शैलों की सूक्ष्म दरारों में संचित होने लगते हैं, मॉस एवं अपेक्षित बड़े पादपों जैसे घासों को भी स्वयं को स्थापित करने का अवसर मिल जाता है और यह नई अस्थिति अवस्था को शुरुआत करते हैं। समय के साथ लाइकेन, जिन्होंने पादप जड़ों का वेधन संभव बनाया है, प्रकाश, जल और खनिजों के लिए अब उनसे प्रतिस्पर्धा
नहीं कर पाते और अपेक्षित बड़े तथा अधिक पोषकों की मांग करने वाले पादपों और झाड़ियों और अंत में वृक्षों द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। चित्र 2.13। अभी आपने एक प्रीति जी, एक सेकंड प्रीति जी, आपने ऊपर का एक चीज पढ़ना है, ये बॉक्स, ये सर बॉक्स, हाँ ये पढ़ लिया था, ये तो पढ़ लिया था ना? यस सर। हाँ ये पढ़िए द्वितीय वाला। हाँ, द्वितीय अनुक्रम घास के मैदान के समुदायों में अधिक तेजी से होता है, जिसमें 20 से 40 वर्ष लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ भंगूर उदेलित दंडो प्रदेशकों को सैकड़ों वर्ष पूर्व धुंधर में लग सकते हैं, यदि ऐसा कभी हो तो। द्वितीय अनुक्रम तब होता है जब किसी क्षेत्र में समुदाय अत्यधिक उद्वेलित हो जाते हैं, जिससे वह नष्ट हो जाता है। इसके फलस्वरूप एक नया समुदाय उस क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है। द्वितीय अनुक्रम प्राथमिक अनुक्रम से अधिक समय सामान्य और यहाँ अक्सर प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग लगने, बाढ़ आने और आदि तूफान के साथ भी मानवीय हस्तक्षेप जैसे पेड़ों और वनों की कटाई और के कारण होता है। द्वितीय अनुक्रम में चित्र 2.14 मूल विशेषता प्राथमिक अनुक्रम के समान ही होती है, लेकिन क्रम व्यवस्था अधिक तेजी से बदलती रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृदा पहले ही बन चुकी होती है और उपलब्ध होती है। द्वितीय अनुक्रम तब होता है जब सतह पूरी तरह से अथवा व्यापक रूप से वनस्पति विभिन्न हो जाती है और उस पर जीवित जीवों का प्रभाव पहले वह होता है और उसमें कार्बनिक घटक होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में बीज बीजाणु और पादपों का प्रवर्धन हो जाता है, जैसे कि पकड़ भूमि में उपस्थित हो सकता है, जिसे वह अनुक्रम की प्रभावित करता है। जी बहुत बढ़िया। नहीं प्रीति जी, आपने अभी दोनों बार बहुत अच्छा रीडिंग किया। ठीक है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने अच्छा रीड किया। तो अभी तक हमने इतना रीड किया है, आज के लिए हम इतना रीड करेंगे, बाकी कल के एपिसोड में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आप सबके पास, जिनके पास बुक है, इसको एक बार दोबारा आप स्वयं से भी इसको रीड करने का प्रयास करें, और जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाएंगे। पारिस्थितिक अनुक्रम हमने रीड किया, और द्वितीय अनुक्रम यहाँ से कल हम रीड करेंगे 2.8 से। ठीक है जी, अभी के लिए क्लास एंड करते हैं। किसी ने कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर हम कल क्लास में आपके जो भी प्रश्न होंगे हम उनको कल क्लास में लेंगे। किसी ने कुछ पूछना है यहाँ तक, जिसको समझ में आया हो ना आया हो, एक बार मैं चैट ऑन करता हूँ, यस नो लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि कल क्लास होनी चाहिए तो यस लिखना। अभी जैसे प्रीति जी ने रीड किया या जिसने रीड किया आपको समझ में आया हो तो आपने यस लिखना है। और आप जैसे 3-4 बार नो लिख देंगे तो कल क्लास नहीं होगी। ठीक है, आप 3-4 बार नो लिख दीजिए, कल क्लास नहीं होगी। चलिए स्टार्ट, कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। कमेंट कीजिए यहाँ पे नीचे, मैं आपको कमेंट रीड कर रहा हूँ, कमेंट करके जाइए। कमेंट करें, बिल्कुल आपके कमेंट रीड किए जा रहे हैं। मनीष जी, वंश जी,